हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सभी को शुभ प्रभात, नमस्कार। आज अपन कक्षा 10 और कक्षा 12 और कंपटीशन एग्ज़ाम में आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंतर्गत आने वाले क्वेश्चनों के मुख्य जो बिंदु होंगे वो भी इसके साथ चलेंगे। इसमें अपन आज पढ़ते हैं चोल साम्राज्य, यानी चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरवर्ती चोल राज्य। तो चोलों का राज्य कहाँ का था, इनके शासक कौन कौन थे, इन शासकों का किन अन्य वंश के साथ युद्ध हुआ, ये विदेशों में गए या नहीं गए, विदेशों में इनकी शक्ति कैसी थी, इनकी सेना कैसी थी, तो इस बारे में अपन चोल साम्राज्य के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो अपन पहले मानचित्र देख लेते हैं। पहले मानचित्र की सहायता से अपन पढ़ते हैं तो अपना स्थायी मेमोरी में चला जाएगा। चोल साम्राज्य था मुख्यतः दक्षिण भारत में था। ये वाला क्षेत्र है, ये चोलों का साम्राज्य हुआ करता था दक्षिण भारत में। ये चोल वंश के साथ साथ और दक्षिण भारत में मुख्य वंश थे पांड्य वंश, चेर या केरल वाला क्षेत्र को चेर वंश का शासन था, और पूर्णतः दक्षिण वाला क्षेत्र पांड्यों के अधिकार में था, और बड़ा शक्तिशाली राज्य था वो चोल साम्राज्य था। उसमें अपन चोलों में कहाँ राज्य स्थापित किया था, देखो इधर मदुरई है, तंजावुर, उरेयूर, गंगईकोंड, चोलपुरम, कावेरी नदी आ रही है। देखो कावेरी नदी जो तमिलनाडु और आंध्र वाले भाग में, इधर मुख्यतः कर्नाटक से आती है और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में आती है। और पेन्नार नदी, यानी कि पेन्नार और कावेरी नदी के दो आब वाला क्षेत्र, और कावेरी नदी के दक्षिण वाले हिस्से में, दक्षिण वाले क्षेत्र में, इन क्षेत्र में मुख्यतः किन का शासन था, चोलों का शासन था। चोलों के शासन के ये चोल सामंत चोल थे पहले। इधर पल्लवों का शासन था। ये वेंगी के ऊपर वाला क्षेत्र ये किसके अंदर अधीन आता था, पल्लव शासकों के अधीन आता था। तो चोल शासक ये सामंत किसके थे, पल्लवों के सामंत थे। इधर अपने बादामी है, कदम है, इधर है तुंगभद्रा नदी। ये आपको नदी दिखाई दे रही है तुंगभद्रा नदी। ये तुंगभद्रा नदी का भी इस चोल प्रशासन में महत्व रखता है। इधर अपना आपको पता ही है, पहले मैं बता चुका हूँ, राष्ट्रकूट वंश का शासन था गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में। इधर पाल वंश है। इधर कन्नौज वाला क्षेत्र था, कन्नौज को लेकर राष्ट्रकूट, पाल और ये राष्ट्रकूट, पल्लव और ये अपने बारे में, ये राष्ट्रकूट के बारे में, पाल वंश के बारे में और चालुक्य वंशों के बारे में, ये तीनों के बारे में मैंने अध्ययन करा चुका हूँ। चालुक्य, राष्ट्रकूट, पाल। इसके बाद ये अपन पढ़ते हैं चोल वंश। चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चोल वंश मुख्यतः दक्षिण भारत में स्थित था। कहाँ पर स्थित था, दक्षिण भारत में स्थित था। ये अपना दिख रहा है, मैंने डॉट 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 किया, ये दक्षिणापथ कहलाता था। ये दक्षिण वाला, दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता दक्षिणापथ कहलाता था। इन दक्षिणापथ में प्रमुख 3 राज्य थे, चोल, चेर और पांड्य। इधर अपना श्रीलंका का भी इस चोल वंश में महत्व रखता है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप और मालदीव, ये भी चोलों ने अपने अधीन कर लिया था। श्रीलंका को भी कर लिया था। और इस कारण अपन ये मानचित्र की सहायता से लक्षद्वीप कहाँ है, अंडमान निकोबार कहाँ है, मालदीव कहाँ है, श्रीलंका कहाँ है, ये पूरी अपने स्थिति पता कर लिया। तो प्राचीन दक्षिणापथ के, ये दक्षिणापथ के 3 प्रमुख राज्यों में से एक था चोल, और चोल के बाद चेर यानी अथवा केरल और पांड्य, ये भी राज्य थे। ये अपने को अशोक के अभिलेखों में भी चोल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में
इसके रूप में अभिलेखों में उसकी वर्णन किया गया है कि एक स्वतंत्र राज्य के ये स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। चोल शासकों यानी चोल वंश के शासकों का तमिल भाषा थी इनका। तो चोल प्रशासन यानी कि चोल राज्य के निवासी किस भाषी थे? तमिल भाषी थे। उन्होंने तमिल भाषा में उच्च कोटि के साहित्य लेखन का यानी कि प्रोत्साहित किया था। यानी चोल शासकों ने क्या किया था? उच्च कोटि के साहित्य यानी तमिल भाषा में उच्च कोटि के साहित्यों का लेखन के लिए उन्होंने प्रोत्साहित दिया था। चोलों का प्रारंभिक इतिहास है, तो चोलों का प्रारंभिक इतिहास कहलाता है संगम युग। चोलों का प्रारंभिक इतिहास कहलाता है, क्या कहलाता है? संगम युग। संगम युग में अपने को इतने अवशेष नहीं मिलते हैं जो कि संगम युग के बाद और चोल वंश जो 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ उसके बीच वाला क्षेत्र में अपने को इनकी जानकारी नहीं मिलती है, परंतु 9वीं शताब्दी के बाद इनकी जानकारी मिलती है। तो चोलों का प्रारंभिक इतिहास संगम युग से प्रारंभ होता है और संगमकालीन साहित्य तिरुवल्लुवर द्वारा रचित तिरुवल्लुवर द्वारा रचित कुरल में अपने को उल्लेख मिलता है 2 राजाओं का, करिकाल है यानी कि संगम युग प्राचीन प्रारंभिक जो इतिहास था संगम युग कहलाता था। यानी संगम युग से प्रारंभ हुआ था। उसमें संगमकालीन साहित्य में तिरुवल्लुवर द्वारा रचित है कुरल में ये उल्लेख किया गया है कि इसका अच्छा उदाहरण है कुरल में ये उल्लेख किया गया है कि इस वंश का यानी संगम युग का एक राजा था करिकाल और दूसरा था कोचेन गणनान। 2 शासकों के बारे में उल्लेख मिलता है। तो इसमें शक्तिशाली राज्य है, राजा था करिकाल। शक्तिशाली राजा था करिकाल के बारे में जानकारी मिलती है अपने को। करिकाल ने उस समय क्या किया? करिकाल ने कहाँ पर आक्रमण करेगा? ये करिकाल श्रीलंका यानी कि यहाँ पर आक्रमण करेगा और श्रीलंका पर आक्रमण करना यानी कि सिंहल द्वीप पर। किस पर आक्रमण करेगा? सिंहल द्वीप क्या नाम था? किसका नाम था? श्रीलंका का प्राचीन नाम। प्रश्न आ चुका है काफी बार कि श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? सिंहल द्वीप। इसने करिकाल ने सिंहल द्वीप पर आक्रमण करता है और सिंहल द्वीप पर आक्रमण करने के बाद जो सिंहल द्वीप के सैनिक होते हैं उनको क्या करता है? बंदी बना कर लाता है और कावेरी नदी, इधर है अपने कावेरी नदी के किनारे यहाँ पर कावेरी नदी के किनारे पर 100 मील लंबा एक क्या बना देता है? 100 मील लंबे एक लंबा सा बांध बना देता है यानी झील बना देता है। किसके द्वारा? ये करिकाल जब श्रीलंका पर आक्रमण करता है, श्रीलंका जो वहाँ से सैनिकों को बंदी बनाकर लाता है और बंदियों के द्वारा इस पर कावेरी नदी के किनारे पर क्या बनाता है? 100 मील लंबा एक बांध बना दिया जाता है। और बांध निर्माण करने के बाद वो क्या करता है? चोलों की राजधानी उरुग्वेर, ये देख लो आपको उरेयूर या उरुगपुर, इधर अपनी ये राजधानी कहाँ बना था? अपने करिकाल राजधानी बना था उरेयूर यानी कि उरुगपुर अपनी राजधानी बनाता है। ये वर्तमान है त्रिचन्नापल्ली के पास स्थित है। और ये उरेयूर के बाद ये कहाँ ले जाता है? अपना कावेरीपत्तनम, ये कावेरीपत्तनम है, इधर कावेरीपत्तनम अपनी राजधानी ले जाता है। नहीं, बांध के पास ही कावेरीपत्तनम अपनी राजधानी ले जाता है। तो करिकाल के बाद में जो संगम युग के शासक थे, चोल वंश के संगम युग के, उनकी जानकारी अपने को नहीं मिलती है।
ये संभवतः पल्लवों से, राष्ट्रकूट से वंश के और पांड्य वंशों के अधीन रहा होगी और इसके कारण इनका उल्लेख नहीं मिलता। परंतु नवीं शताब्दी में एक शासक होता है विजयालय। प्रमुख शासक होता है विजयालय। कब होता है? नवीं शताब्दी में। नवीं शताब्दी में विजयालय एक शासक बनता है और उन्होंने ये विजयालय क्या करता है, ये पांड्य होते हैं, इधर नहीं पल्लव होता है, ये पल्लवों के क्या था? अधीन था। पल्लवों के क्या था? सामंत था। पल्लवों के सामंत था और इन पल्लवों के सामंत होने के नाते ये क्या करेगा? पल्लवों वाला एक क्षेत्र को ये अपने अधीन कर लेगा। क्या कर लेगा? अधीन कर लेगा। और अधीन करने के बाद एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। कब करता है? 9वीं शताब्दी में। यानी कि चोल साम्राज्य जिसका उदय 9वीं शताब्दी में हुआ था, उसकी स्थापना कौन करता है? विजयालय करता है। और इसे द्वितीय संस्थापक भी कहते हैं। यानी कि चोल वंश का द्वितीय संस्थापक किसको बोला जाता है? विजयालय को द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। और ये विजयालय पल्लवों का सामंत था और इनके अधीन था। फिर यह क्या करेगा? पल्लवों का सामंत होने के नाते ये अपने पल्लवों वाला एक क्षेत्र को ये जीत लेता है और अपने अधीन कर लेता है। उसके बाद ये क्या करेगा? अपनी राजधानी तंजावुर या तंजोर, ये इधर देखो, तंजावुर और तंजोर को अपनी तंजोर पर अधिकार करके क्या करेगा? अपनी राजधानी बना देता है। और उन विजयालय ने अपनी उपाधि धारण करता है, उपाधि नरकेसरी। यानी कि विजयालय की उपाधि क्या थी? नरकेसरी। यानी कि पहले क्या करता है? ये पल्लवों का सामंत था, पल्लवों का क्षेत्र होता है। और तंजावुर को अपने अधीन कर लेता है और तंजावुर को अपनी क्या बना देता है? राजधानी बना देता है। राजधानी बनाने के बाद वो अपनी एक उपाधि धारण करता है, नरकेसरी उपाधि धारण करता है। और वहां पर क्या बनाता है? चोलेश्वर मंदिर बनाता है। क्या बनाता है? चोलेश्वर मंदिर का निर्माण कौन करता है? विजयालय करवाता है। यानी कि अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तंजावुर या तंजोर, एक ही नाम है। तंजावुर या तंजोर एक ही नाम। ये अपनी राजधानी बनाता है और राजधानी बनाने के बाद वहां पर एक मंदिर स्थापित करता है, चोलेश्वर मंदिर, और अपनी उपाधि धारण करता है नरकेसरी। तो विजयालय तो 9वीं शताब्दी में आता है। और विजयालय के बाद चोल प्रशासन यानी कि चोल वंश की जानकारी अपने को शताब्दी दर शताब्दी रहती है। और विजयालय के बाद लगभग इस वंश में तकरीबन इसमें 40 शासक हुए थे। कितने 40 शासन हुए थे? 40 शासक हुए थे। और 40 शासकों का 400 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक? लगभग 400 वर्षों तक शासन किया था, 9वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक। 9वीं से यानी कि 8वीं से शुरू हो जाता है, लगभग 8वीं के मध्याह्न यानी कि 8वीं शताब्दी से यानी कि लगभग 9वीं शताब्दी मानी जाए, 9वीं से 12वीं शताब्दी तक इनका शासन होता है, लगभग 400 वर्षों तक। और इनके विजयालय के बाद लगभग 40 शासक होते हैं। फिर होते हैं विजयालय के बाद, विजयालय का पुत्र होता है आदित्य प्रथम। कौन बनता है शासक? अपन एक एक शासकों के बारे में अध्ययन करते हैं। और ये होता है आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम होता है जिन्होंने 875 से 907 ईस्वी तक शासन करता है। इनका शासन कब होता है? 875 से 905 तक शासन होता है। आदित्य होता है विजयालय का पुत्र होता है और उसका उत्तराधिकारी होता है। वह राज सिंहासन पर बैठा तो इसने क्या किया? विजयालय ने तो पल्लवों के एक क्षेत्र को जीता था, परंतु इसने
आदित्य ने क्या किया, पल्लव शासक था, पल्लव शासक अपराजित को पराजित कर दिया। अपराजित को क्या कर दिया, पराजित कर, शासक का नाम क्या है, अपराजित, और उसको क्या करेगा, ये पराजित करके अपने चोल साम्राज्य को स्वतंत्र घोषित कर देगा। वो विजयलेख तक तो वो अपने अधीन ही मानते थे, पल्लव अपना साम्राज्य मानते थे उसके अधीन, परंतु आदित्य ने क्या करेगा, ये अपराजित चोल पल्लव शासक होता है, अपराजित को क्या करेगा, बुरी तरह से पराजित कर देगा, यानी कि हरा देगा। हराने के बाद चोलों को क्या करेगा, चोलों का एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर देता है। तो चोलों को स्वतंत्र राज्य स्थापित करने वाला शासक कौन होता है, आदित्य प्रथम होता है। और स्वतंत्र घोषित करने के बाद इसने उपाधि धारण की थी, उपाधि धारण की कोदंड राम, यानी कि पल्लव शासक अपराजित को पराजित करके चोलों को एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया था इधर वाला क्षेत्र में, कावेरी और पेना नदी वाला क्षेत्र में। और उसने उसके बाद क्या किया, एक उपाधि धारण की थी कोदंड राम। फिर क्या करता है, ये तो इसने ये काम किया, उसके बाद उसका पुत्र होता है परातंक, यानी कि आदित्य के बाद कौन आता है, परातंक फर्स्ट। परातंक फर्स्ट एक शक्तिशाली और विस्तारवादी शासक था। उसने क्या करता है, परातंक फर्स्ट का शासन होता है 907 से 953 तक। परातंक फर्स्ट का शासन होता है 907 से 953 ईस्वी तक रहता है। और ये आदित्य प्रथम का क्या होता है, पुत्र होता है, उत्तराधिकारी होता है। और उसने इधर मदुरै, ये मदुरै वाला क्षेत्र, ये मदुराई, और मदुरै के कौन शासन थे, पांड्य। मदुरै के पांड्य व श्रीलंका, मदुरै के पांड्य और श्रीलंका को, यानी सिंहल द्वीप को क्या करता है, मदुरै के पांड्यों को हरा देता है। और वो अपनी क्या करता है, उसकी मदुरै के पांड्यों की राजधानी होती है मदुराई, यानी कि मदुराई पर अपना अधिकार कर लेता है। और उसके बाद क्या करता है, मदुरै कौंड, यानी कि वो मदुरै कौंड उपाधि धारण करता है, यानी मदुरै पर आक्रमण करके अपने अधीन कर लेता है उनकी राजधानी। और क्या उपाधि धारण करता है, मदुरै कौंड, मदुरा का स्वामी, मदुराई का स्वामी, तो उसकी उपाधि होती है मदुरै कौंड की उपाधि धारण कर लेता है। कौन करता है, परातंक फर्स्ट। फिर क्या होता है, परातंक फर्स्ट और दक्षिण भारत की, यानी कि सिंहल द्वीप और पांड्यों की दोनों की सेनाएं, ये मदुरै के पांड्य और हरा देता है, परंतु मदुरै के पांड्य पूरी तरह हारते नहीं है और ये श्रीलंका का सहयोग दे देते हैं। श्रीलंका का सहयोग करने पर श्रीलंका के राजा होता है महेंद्र पंचम। उस समय राजा कौन होता है, महेंद्र पंचम राजा होता है। और महेंद्र पंचम राजा होने पर क्या करेगा, मदुरै के पांड्य और श्रीलंका की सेना दोनों आपस में मिल जाती है और किस पर, ये परातंक से युद्ध करती है। और परातंक के युद्ध में ये वेलूर का युद्ध माना जाता है, यानी कि इसने 915 ईस्वी में वेलूर का युद्ध, यानी कि ये काफ़ी बार आ चुका प्रश्न, वेलूर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, तो परातंक चोल शासक था परातंक और श्रीलंका और वह मदुरै के पांड्यों के मध्य हुआ था। तो ये वेलूर का युद्ध में क्या होगा कि 915 ईस्वी में परातंक फर्स्ट ने वेलूर के युद्ध में पांड्य तथा सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं को बुरी तरह पराजित करता है। और दक्षिण भारत की अपनी की राजनीति श्रीलंका में श्रीलंका को बुरी तरह पराजित करता है। और दक्षिण भारत तक
में श्रीलंका क्या करता है, अपना हस्तक्षेप बढ़ा देता है, राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ाता है। और इसका हस्तक्षेप बढ़ाने का कार्य कब से शुरू होने लगता है, परातंग फर्स्ट के समय से ही ये चोलों और श्रीलंका के मध्य एक लंबा संघर्ष चलेगा। उसके बाद उसका अंतिम समय में यानी परातंग फर्स्ट के समय जब बुजुर्ग हो जाता है तो उस समय 949 ईस्वी में क्या करेगा, राष्ट्रकूट वंश का शासक होता है। कौन होता है, कर्षण तृतीय। राष्ट्रकूट वंश का शासक होता है कर्षण थर्ड। ये किस वंश का होता है, राष्ट्रकूट वंश का होता है। राष्ट्रकूट वंश का शासक होता है कर्षण थर्ड 949 ईस्वी में। ये देखो राष्ट्रकूट वंश इधर है, इधर वाले क्षेत्र में, और चोल इधर है। तो कर्षण थर्ड की सेना होती है। तो ये क्या करेगी, यहाँ पर गंगावादी यानी गंग वंश का शासकों के द्वारा शासन किया जाता था। गंगावादी लिखा है तो यहाँ गंगे शासक थे। तो गंगे वंश के और राष्ट्रकूट वंश दोनों मिल जाते हैं। दोनों मिलकर क्या करेंगे, चोलों पर आक्रमण करेंगे। और चोलों का उत्तरी भाग, ये चोलों का उत्तर वाला भाग, ये क्या करेगा, राष्ट्रकूट वंश अपने अधीन कर लेगा। और उस समय चोलों के ऊपर गंगवादी थे। गंगों की सिपाही बहुत मजबूत माने जाते थे, यानी कि गंगा वंश के सिपाही थे, बहुत मजबूत माने जाते थे। गंगों के सिपाही अगर किसी दूसरी सेना के साथ मिल जाते हैं तो पक्का समझ लेना उस समय क्या होती है, हार, अगले शासक की हार निश्चित मानी जाती थी। गंग वंश का सिपाही बहुत मजबूत हुआ करते थे। तो गंग वंश के सिपाही किसके साथ मिल गए थे, राष्ट्रकूट वंश के साथ मिल गए थे। और राष्ट्रकूट वंश के साथ मिलने पर तकोलम का युद्ध, तकोलम का युद्ध याद रखना है। तकोलम का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, राष्ट्रकूट वंश का कर्षण थर्ड कब हुआ था, 949 ईस्वी में। और इसमें राष्ट्रकूट का वंश की यानी कि कर्षण थर्ड की सहायता किसने की थी, गंग वंश ने की थी। किसने की थी, गंग वंश ने की थी। तो तकोलम का युद्ध में चोल शासक होता है कौन, परातंग फर्स्ट। और परातंग फर्स्ट को कौन हराता है, कर्षण थर्ड। राष्ट्रकूट वंश का शासक होता है कर्षण थर्ड शासक होता है राष्ट्रकूट वंश का। उसने गंगों की सहायता से क्या करेगा, चोल वंश को हरा देता है और चोल वंश के उत्तरी भाग अपने अधीन कर लेता है। और इस राष्ट्रकूट वंश के कर्षण थर्ड की सेना ये कहाँ चली जाती है, ये रामेश्वर तक चली जाती है। इधर अपना रामेश्वर है, अंतिम बिंदु है कन्याकुमारी के पास रामेश्वर। ये रामेश्वर में चली जाती है फौज, और रामेश्वर में जाकर एक मंदिर बनवाते हैं। और मंदिर बनाने के साथ ही वहां पर विजय स्तंभ की स्थापना भी करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रकूट वंश के सिपाहियों के द्वारा यानी सेना के द्वारा। फिर क्या करेंगे, चोल वंशों का ये उत्तर वाला क्षेत्र क्या करेगा, अपने अधीन कर लेता है उत्तर वाला क्षेत्र। उसके बाद क्या करेगा, उसने फिर परातंग अंतिम रूप से क्या करेगा, चोल शासक होता है परातंग क्या करेगा कि दक्षिण वाले क्षेत्र में या कन्याकुमारी वाला क्षेत्र, ये कन्याकुमारी तक ये अपना राज्य स्थापित कर लेगा। और तंजौर में एक चिदम्बरम मंदिर बनाएगा। तंजौर में क्या बनाएगा, एक फेमस मंदिर है चिदम्बरम मंदिर की निर्माण करेगा। कौन करेगा, तंजौर में परातंग थर्ड है, यानी कि अपने कन्याकुमारी तक ये क्या करेगा, शासन स्थापित कर देगा। उसके बाद तंजौर में क्या करता है, चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाता है। कौन करवाता है, परातंग करवाता है। तो परातंग का शासन 953 ईस्वी तक रहता है। उसके बाद एक प्रसिद्ध शासक था राजराज प्रथम, प्रमुख शासक होता है राजराज प्रथम। इन बीच कुछ कमजोर शासक होते हैं, परंतु उसके बाद राजराज प्रथम होता है, एक शक्तिशाली राजा होता है। राजराज प्रथम यानी फर्स्ट, ये 985 से लेकर 915 तक
कब से कब तक, 985 से लेकर 1013-14 ईस्वी तक रहता है। जब मोहम्मद गजनवी भारत में आक्रमण करता है उस समय शासक कौन होता है? चोलों का राजराज प्रथम शासक होता है। तो 985 में राजराज ने राज्यारोहण करने के साथ ही क्या करेगा? चोल इतिहास की महानता का युग प्रारंभ हो जाएगा। और उसने सर्वप्रथम चेर की नौसेना, इधर ये चेर वाला क्षेत्र है, इनकी पास भी नौसेना थी, चोलों के पास भी नौसेना थी, पांड्यों के पास भी नौसेना थी और पल्लवों के पास भी नौसेना थी। क्योंकि ये समुद्र के किनारे होने के नाते समुद्र में ये द्वीपों पर भी शासन स्थापित करने के लिए जाते थे, तो वह नौसेना की आवश्यकता होती थी। तो चेरों की नौसेना पर ये क्या करेगा? चोल वंश का शासक होता है राजराज प्रथम, और उन्होंने चेर वंश के नौसेना पर अधिकार कर लेता है और नौसेना को कहाँ पर अपने अधीन कर लेता है? कंडलूर में। कहाँ पर? इनका दक्षिण भारत में अटपटे नाम है, ये आपको रटने पड़ेंगे। कंडलूर में चेर वंश की नौसेना होती है, कंडलूर में अपने अधीन कर लेता है। कौन करता है? राजराज फर्स्ट अपने अधीन कर लेता है और उनको हराने के बाद अपनी एक उपाधि धारण कर लेता है, कंडलूर। ये उपाधि होती है, उपाधि राजराज प्रथम की उपाधि होती है कंडलूर शालेकल मरून, शालेकल मरून, यानी कि अटपटी है भाई, परंतु इनकी उपाधि है तो अब याद तो करनी पड़ेगी। राजराज प्रथम है जो चेर वंश के शासक होते हैं, उनकी नौसेना को हराता है कंडलूर में, और कंडलूर में हराने के बाद वो अपनी उपाधि धारण करता है कंडलूर शालेकल मरून, शालेकल मरून की उपाधि धारण करता है। राजराज के समय राजराज ने श्रीलंका पर आक्रमण करता है और श्रीलंका पर आक्रमण करने के बाद श्रीलंका का शासक होता है कौन? यहाँ पर शासन होता है महेंद्र का। किसका शासन होता है? महेंद्र पंचम का शासन होता है। महेंद्र पांचवा श्रीलंका पर आक्रमण करेगा और महेंद्र पांचवे को क्या करेगा? ये हरा देगा। क्या करेगा? हरा देता है। और हराने के बाद उसका उद्देश्य क्या होता है कि ये अपने दक्षिण भारत वाला और उसके अड़ोसी पड़ोसी वाले राज्य, दक्षिण भारत वाला राज्य और उसके अड़ोसी पड़ोसी वाले राज्य को अपने व्यापारिक केंद्र बनाकर वहाँ पर अपना व्यापार स्थापित करना था। यानी कि अपने राजराज प्रथम की अच्छी सोच थी, जो कि वो सोचता थी कि मेरा राज्य है तो आर्थिक दृष्टि से क्या रहे, बने समृद्धशाली राज्य बने। तो उसने क्या करता है? श्रीलंका पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद लक्षद्वीप को भी अपने अधिकार में कर लेता है और मालदीव को भी अपने अधिकार में क्षेत्र में ले लेता है। तो ये श्रीलंका पर आक्रमण करता है और श्रीलंका के कुछ हिस्सों को क्या करता है? अपने जीत लेता है, यानी कि उत्तर वाला क्षेत्र या श्रीलंका का अपने अधीन मिला लेता है। और श्रीलंका की राजधानी हुआ करती थी अनुराधापुर, यानी कि उसकी राजधानी क्या थी? अनुराधापुर। अनुराधापुर से राजधानी ये कहाँ ले जाएगा? अनुराधापुर से अपनी राजधानी है पोलनरुआ को अपनी एक नई राजधानी बना देता श्रीलंका की। पहले श्रीलंका की राजधानी क्या थी? अनुराधापुर। और अनुराधापुर से अपनी नई राजधानी बना देगा पोलनरुआ अपनी राजधानी बनाएगा और पोलनरुआ का नया नाम दे देगा ये जयनाथ मंगलम, यानी कि उस राजधानी का नया नाम क्या देगा? श्रीलंका की राजधानी थी अनुराधापुर, वो नया राजधानी का बनेगा पोलनरुआ में, और पोलनरुआ का नाम बदल के क्या नाम करेगा? जयनाथ मंगलम। तत्पश्चात उसने ये करने के बाद राजराज प्रथम ने एक उपाधि लेता है शिवपाद
शिवपाद शेखर की उपाधि धारण करता है। कौन करता है? राजराज फर्स्ट। ये शिवपाद शेखर की उपाधि कब धारण करता है? जब श्रीलंका पर अधिकार करने के बाद उनकी राजधानी अनुराधपुर से पोलनरुआ कर देता है। पोलनरुआ के बाद एक पोलनरुआ का नाम बदल कर क्या करता है? जसनाथपुर, और जसनाथ मंगलम के राजधानी बना देता है। उसके बाद अपनी एक उपाधि धारण करता है शिवपाद शेखर। फिर क्या करता है? फिर कुछ अपने को चोलों के अभिलेख से भी जानकारी मिलती है कि राजराज फर्स्ट ने ये कलिंग, दक्षिणी वाला कलिंग क्षेत्र, ये अब मैं आपको ये ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन के नीचे वाला क्षेत्र लगभग ये पूरा चोलों के अधीन हो जाता है। तो ये कलिंग है। कलिंग के बाद इधर वाला है मद्रास वाला क्षेत्र है। इधर है मैसूर, यानी कर्नाटक के इधर वाला क्षेत्र ये मैसूर है। मैसूर के बाद क्या करेगा? कुर्ग, ये कुर्ग वाला क्षेत्र है इधर, कुर्ग और सिंहल द्वीप ये श्रीलंका वाला क्षेत्र। और लगभग उस समय ये कलिंग है, मैसूर है, मद्रास है, कुर्ग है और श्रीलंका के बाद उसके पास लगभग 12,000 द्वीप थे। वर्तमान भारत में के पास भी इतने साधन संपन्न होने के बावजूद भी इतने द्वीप उसके अभी अधीन नहीं है भारत के, परंतु उस समय राजराज प्रथम के अधीन कितने द्वीप थे? 12,000 द्वीप उसके पास थे। और इन 12,000 द्वीपों पर विजय हासिल करने के बाद वो क्या करेगा? लक्षद्वीप और मालदीव पर भी अपना अधिकार जमा लेता है। और ये लक्षद्वीप और मालदीव का अधिकार करने के बाद मालदीव का अधिकार हो जाता है। उसके बाद ये राजराज प्रथम क्या करेगा? उसका अंतिम आक्रमण होता है। उसके बाद ये आक्रमण करना छोड़ देता है। फिर है राजराज के बारे में, प्रथम के बारे में कहा जाता है कि वह आर्थिक दृष्टि से समृद्ध करने के लिए, व्यापारिक केंद्र बनाने के लिए वो क्या करेगा? विदेशों में भी अपने दूत भेजता है। तो इस प्रकार उसने राजराज प्रथम ने भी चोल यानी कि एक दूत मंडल चीन में भी भेजता है। यानी क्या करेगा? ये राज प्रथम ने चीन में एक राजदूत दूत मंडल भेजा जाता है। किसके द्वारा? राजराज प्रथम। तो प्रश्न आ चुका है, चोल वंश के कौन सा राज शासक था जिसने श्रीलंका में अपना राजदूत मंडल भेजा था? दूत मंडल भेजा था राजराज प्रथम ने। फिर होता है कि उसने एक अभिलेखों में एक नई शैली का विकास किया था। उसको कहते हैं, उसने अभिलेखों में ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की प्रथा को सूत्रवात किया था। ऐतिहासिक प्राकथन से प्रारंभ करने की प्रथा किसने शुरू की थी? राजराज फर्स्ट ने ये शुरू की थी। ये लेखावट की शैली है जो कि ऐतिहासिक प्राकथन लिखने के बाद वो आगे की विवरण लिखते थे अभिलेखों में। तो ये प्रथा किसने शुरू की थी? राजराज फर्स्ट ने शुरू की थी। फिर उसके बाद उसकी कई उपाधियाँ थी। मुमादी चोल देव इनकी उपाधियाँ थी। कुछ उपाधियाँ आपको लिखवा देता हूँ मैं। मुमादी चोल देव, जयगौंड, मुमादी चोल देव, जयगौंड और चोल मार्तंड जैसी ये इनके उपाधियाँ थी जो कि राजराज फर्स्ट की उपाधियाँ थी। फिर उसने क्या काम किया भाई? फिर उसने लगभग 1000 ईस्वी में, यानी कि उसने 1000 ईस्वी में भू राजस्व क्या किया था? भू राजस्व में का निर्धारण के लिए भूमि का क्या कराया? सर्वेक्षण करवाया था। कि भूमि का सर्वेक्षण करवा कर उसने क्या किया? लगान वसूली के बारे में कितने प्रतिशत किस क्षेत्र में लगान
लगाना है। तो ये 1000 ईस्वी में पहली बार चोल साम्राज्य में भू राजस्व का सर्वेक्षण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने करवाया था। फिर है कि राजराज प्रथम के समय ही क्या होगा कि अपने संपूर्ण साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित दिया था, यानी कि स्थानीय स्वशासन का स्थापना किस वंश की मानी जाती है सर्वश्रेष्ठ? स्थानीय स्वशासन। वर्तमान भारत में भी स्थानीय स्वशासन है, यानी कि नगर निकाय है, नगर निगम है, पंचायती राज वगैरह, ये स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आते हैं। तो उस समय चोल वंशों के पास भी ये स्थानीय स्वशासन थी। तो राजराज प्रथम ने स्थानीय स्वशासन को भी क्या दिया? संपूर्ण साम्राज्य में अपना स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन दिया था। फिर अपनी राजधानी होती है तंजौर, ये तंजौर होती है। तो राजराज प्रथम है तंजौर में क्या करेगा? एक तंजौर में मंदिर बनाएगा। राजराज प्रथम तंजौर में शिव जी का ये भक्त होता है। शिव जी का भक्त होने के नाते ये क्या करेंगे? राजराजेश्वर शिव मंदिर ये कहाँ बनाएगा? तंजावुर या तंजौर में ये राजराजेश्वर मंदिर बनाएगा। और राजराजेश्वर मंदिर बनाने के बाद ये क्या करेगा? इसका राजराजेश्वर का मंदिर बनाने के बाद इसका नाम क्या करेगा? बदल दिया जाएगा। प्रारंभिक नाम तो राजराजेश्वर था, जिसने कि राजराज प्रथम ने बनाया था, इसके कारण इसका नाम राजराजेश्वर मंदिर रखा। परंतु ये बहुत बड़ा होने के नाते, यानी कि गोपुरम शैली में होने के नाते, और इनका शिवलिंग है वो लगभग 4 मंजिला इमारत जितना बड़ा है, इसलिए वर्ध होने के नाते वर्ध था, यानी बड़ा था। बड़ा होने के नाते इसका नाम क्या रख दिया? बृहदेश्वर मंदिर। वर्धेश्वर मंदिर, यानी कि क्या नाम दे दिया? वर्धेश्वर मंदिर इसका नाम रख दिया गया। प्रारंभिक नाम तो क्या था? राजराजेश्वर, बाद में क्या लग दिया? बृहदेश्वर मंदिर रख दिया गया। और ये प्योर ग्रेनाइट से बना हुआ है। किस पत्थर से बना हुआ है? ग्रेनाइट से, संपूर्ण रूप से ग्रेनाइट से बना हुआ है। और ये बड़ा फेमस होने के कारण, प्रसिद्ध होने के कारण दक्षिण भारत का, तो इसने अपने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी इनका रखा गया है, यानी कि ये किस में शामिल कर दिया गया है? यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी इसको शामिल कर दिया गया है। फिर है अपना राजराज प्रथम के बाद राजेंद्र प्रथम। कौन शासक बनता है? राजेंद्र प्रथम, यानी कि राजेंद्र फर्स्ट। नेक्स्ट शासक होता है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र प्रथम क्या होगा? शासक बनेगा। और शासक बनने के नाते क्या करेगा? राजराज की मृत्यु होने के बाद, राजराज की क्या होगी? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र होता है राजेंद्र प्रथम, सुयोग्य पुत्र होता है राजेंद्र प्रथम। और राजेंद्र प्रथम ने क्या करेगा? वो सम्राट बनेगा। और सम्राट बनने के नाते उसने शासन के 5वें वर्ष संपूर्ण श्रीलंका को विजित कर लेगा है। राजराज तो उत्तर वाला क्षेत्र, श्रीलंका के उत्तर वाला क्षेत्र में अपने अधीन करता है, परंतु ये राजेंद्र प्रथम होता है जो संपूर्ण पूरे श्रीलंका अपने अधीन कर लेगा, यानी संपूर्ण 5वें वर्ष ही शासक बनता है 1016 से 1044 ईस्वी तक। और ये क्या करेगा? 1016 में शासक बनता है। उसके बाद 5 वर्ष बाद, यानी कि 1021 में पूरी संपूर्ण श्रीलंका को अपने अधीन कर लेगा। और उसी दौरान क्या होता है? उत्तर भारत में मोहम्मद गजनवी आता था। गजनवी आया और बार बार आक्रमण करके यहाँ पर भारत के सोमनाथ मंदिर वगैरह ये लूटा था। तो मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर उस समय दक्षिण भारत में ये गजनवी आता तो ये अवश्य रूप से पराजित होकर जाता। पर उसके पीछे क्या कारण थी कि चोल शासकों की बहुत मजबूत सेना थी और उनके पास बहुत बड़ी नौसेना हुआ करती थी। नौसेना में बहुत बड़े प्रसिद्ध थे उनके सिपाही, और हर कोई सेना को वो हरा नहीं सकती थी। इसको चोल वंश की हर एक की सेना के बस का रोग नहीं था।
चोल शासकों को हराना। तो उस समय इसी दौर में यानी कि 1014 से लगाकर 1025-26 तक वो मोहम्मद गजनवी आता है भारत में, उत्तर भारत में आक्रमण करता है। सोमनाथ मंदिर, दिल्ली वगैरह इधर लूटपाट करके, राजस्थान वाले क्षेत्र में, हरियाणा पंजाब में क्षेत्र वाले में वहाँ पर आक्रमण करके लूटपाट करके जाता है। परंतु मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि अगर वो दक्षिण भारत की ओर आक्रमण करता तो अवश्य वह उसकी हार होती या फिर उसकी मौत होती। तो इसकी इतनी मजबूत चोल वंश की सेना हुआ करती थी। तो उस राजेंद्र प्रथम ने क्या किया, श्रीलंका, उसके पिताजी ने तो क्या किया, उत्तर भारत के क्षेत्र, उत्तरी श्रीलंका वाला क्षेत्र को जीता था। परंतु राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लेता है और उसका शासक होता है महेंद्र पंचम। शासक कौन होता है? महेंद्र पंचम को बंदी बना देता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है और बंदी बना लेता है। बंदी बनाने के बाद वह उसके पास एक शक्तिशाली नौसेना होती है और नौसेना के जरिए उसने क्या करता है, इधर वाला क्षेत्र पूर्वोत्तर एशियाई वाले क्षेत्र है जिसमें पेंगू, मर्तबान और अंडमान निकोबार द्वीप, ये इधर वाला है, सुमात्रा जावा के पास वाला पेंगू, मर्तबान और ये अपना अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र को अपनी नौसेना, इतनी शक्तिशाली नौसेना थी और नौसेना के बल पर वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जीत लेता है और अपना पुत्र होता है राजा धीराज। उसका पुत्र होता है राजा धीराज। अब राजा धीराज को अपने पुत्र को क्या बनाएगा, ये वाइसराय बनेगा, यानी कि पांड्य प्रदेश, इधर होता है पांड्य प्रदेश, ये पांड्य प्रदेश का क्या बनेगा, वाइसराय बनाता है, राज्यपाल बना देगा, वाइसराय यानी कि पांड्य प्रदेश का ये अंडमान निकोबार वाला, श्रीलंका, ये वाला क्षेत्र को जीत कर क्या करेगा, पांड्य प्रदेश में एक अपने पुत्र को नियुक्त करता है और पुत्र को क्या बनाएगा, ये वाइसराय बना देता है। वाइसराय बनाने के बाद क्या करेगा, उसने चोल पांड्य उपाधि धारण करता है। राजेंद्र प्रथम ने क्या उपाधि धारण की, चोल पांड्य। चोल पांड्य की उपाधि धारण की और उसके बाद क्या करेगा, राजेंद्र प्रथम पहला शासक था, क्या है, पहला शासक था जो उत्तर भारत की ओर अभियान किया था। इसने क्या किया, राजेंद्र प्रथम ने उत्तर भारत की ओर किया था, परंतु उत्तर भारत वाले शासक है बहुत कम, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी है या अकबर है या औरंगजेब है, ये मुख्य शासक थे। यानी कि सतलंग काल और मुगल काल के शासकों के द्वारा ही दक्षिण की ओर अपना सैनिक अभियान किया था। परंतु चोल शासक था राजेंद्र प्रथम ने क्या किया, दक्षिण भारत से किधर अभियान किया था, उत्तर भारत की ओर अभियान किया था, यानी उत्तर भारत की ओर अपनी सेनाओं को लेके गया था। और उसने इधर बिहार बंगाल के शासक होता है, पाल वंश का शासक होता है महिपाल। अब देखो क्या करेगा, बंगाल का पाल वंश का शासक होता है महिपाल फर्स्ट को क्या करेगा, ये महिपाल फर्स्ट को युद्ध करता है और महिपाल फर्स्ट को क्या करेगा, हरा देगा। पाल वंश का शासक होता है महिपाल फर्स्ट और महिपाल फर्स्ट को हरा कर वो अपने क्षेत्र के क्या करेगा, उस क्षेत्र को अपने अधीन कर लेगा। यानी उनकी सेनाएं कलिंग के पार चली गई थी और इधर पाल वंशों का शासन था और कलिंग के ऊपर ओड था। ओड किसको बोला गया है, ओड उड़ीसा को बोला जाता था। प्राचीन नाम उड़ीसा का क्या नाम था, ओड। ये काफ़ी बार प्रश्न आ चुका पीसीएस में, ओड प्राचीन उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था, ओड था। इसी तुम्हार इधर असम वाला क्षेत्र को कामरूप बोला जाता था, यानी कि असम का प्राचीन नाम कामरूप था, उसी प्रकार उड़ीसा का प्राचीन नाम ओड था। ओड वाले क्षेत्र में भी क्या करेगा, ये अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेगा। कौन लेता है, राजेंद्र फर्स्ट लेता है। उसके बाद ये इधर चला जाएगा दक्षिण वाले कौशल अयोध्या वाला क्षेत्र, कौशल इधर यूपी वाला है, कौशल में जाएगा, बंगाल वाले क्षेत्र में जाएगा और मगध वाले क्षेत्र में
जाते हुए फिर गंगा नदी तक पहुंच जाता है। ये कहाँ चला जाता है? इधर देखते गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है और ये पश्चिम बंगाल में ये एक हिस्सा इसका चला जाता है, बांग्लादेश में एक हिस्सा जाता है, कोलकाता से पास है, हुगली नदी वाला क्षेत्र में बंट जाता है। ये तो ये गंगा नदी, तो ये गंगा नदी के क्षेत्र तक इसका साम्राज्य स्थापित कर लेता है। यानी कि इस उत्तर भारत की सफलता ये गंगा नदी तक पहुंच जाता है और गंगा नदी की सफलता के उपलक्ष्य में उसने गंगे कौंड की उपाधि धारण करता है। गंगे कौंड यानी कि दक्षिण उत्तर भारत की ओर अभियान करने पर यह गंगा नदी के किनारे वाले क्षेत्र तक ये अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। इसकी सफलता के सैनिक सफलता के उपलक्ष्य में ये कौन सी उपाधि धारण करता है? गंगे कौंड की उपाधि धारण करता है। फिर क्या करता है? फिर अब राजेंद्र प्रथम रहता है तो एक अपनी नवीन राजधानी के निकट क्या करेगा? सिंचाई के लिए एक चोल गंगनम नामक एक विशाल तालाब बनाता है। चोल गंगनम नामक विशाल तालाब की निर्माण किसने करता है? कौन करवाता है? राजेंद्र प्रथम करवाता है। और फिर क्या करेगा? राजेंद्र प्रथम ही वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय थी। यानी कि उसने क्या किया? 1035 ईस्वी में विजय श्री हासिल की थी। इसने क्या किया कि विजय श्री साम्राज्य को अपने अधीन कर लेता है। विजय श्री साम्राज्य होता है कंडारम के विजय श्री। ये कहाँ के होते हैं? कंडारम के विजय श्री साम्राज्य को अधीन कर लेगा। कब करेगा? 1035 ईस्वी में। और ये कंडारम के विजय श्री साम्राज्य को अपने अधीन कर लेता है। और विजय श्री के साम्राज्य का शासक होता है कुलोतुंग वर्मन। वहाँ का शासक होता है कुलोतुंग वर्मन शासक होता है। और कुलोतुंग वर्मन शासक होने के उसके विरुद्ध ये सैनिक अभियान करता है और उनको भी क्या कर देता है? हरा देता है। और विजयश्री का साम्राज्य के अंतर्गत ये कहाँ का क्षेत्र होता है? विजयश्री का साम्राज्य मालवा, यानी कि ये मालवा, प्रायद्वीप और इधर सुमात्रा, जावा ये वाला क्षेत्र रहता है, उसके ये अपने अधीन कर लेता है। और राजेंद्र प्रथम ने पंडित चोल, मुद्दीमुंड चोल और वीर राजेंद्र गंगे कौंड चोल ये ऐसी उपाधि उन्होंने धारण की थी। यानी कि उसकी उपाधियाँ थी, क्या थी भाई? पंडित चोल, यानी कि वो कैसा था? पंडित जैसा था, पंडित चोल। गंगे कौंड, पंडित चोल, गंगे कौंड, मुंदी मुंड चोल, मुंदी मुंड चोल हैं। और थी वीर राजेंद्र। तो गंगे कौंड, पंडित चोल, मुंदी मुंड चोल, वीर राजेंद्र ये सारी किसकी उपाधियाँ थी? ये राजेंद्र प्रथम की उपाधियाँ थी। फिर राजेंद्र चोल के शासन में दक्षिण भारत में वैदिक शिक्षा, यानी कि उसके समय में कौन सी शिक्षा दी जाती थी? वैदिक शिक्षा दी जाती थी। और वैदिक शिक्षा देने के उपलक्ष्य में जो वैदिक शिक्षा ग्रहण करता था उनकी वैदिक दर्शन की शिक्षा का व दर्शन का प्रचुर विकास हुआ था। और वैदिक दर्शन साहित्य को अध्ययन करने के लिए उन्होंने एक विशाल विद्यालय की स्थापना करता है। तो ये राजेंद्र प्रथम होता है। वैदिक साहित्य और वैदिक शिक्षा इनकी दर्शन को पढ़ने के लिए एक बड़ा सा, यानी उसके अध्ययन करने के लिए एक विद्यालय खोला था, विशाल विद्यालय, बड़ा सा विद्यालय भी खोला था। उसके बाद राजेंद्र प्रथम के बाद राजा धीराज, यानी कि उसका पुत्र होता है, वाइसराय बनाया था पांड्य प्रदेश का, उसका पुत्र होता है राजा धीराज। अब राजा धीराज क्या क्या काम करेगा भाई? राजा धीराज, अब राजा धीराज जब शासक बनता है, कब बनता है? ये
राजा धीराज फर्स्ट 1044 से 54 ईस्वी तक, ये कब तक रहेगा? इन्होंने 10-11 वर्षों तक शासन किया था राजा धीराज, यानी राजेंद्र प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र होता है और राजा धीराज प्रथम उत्तराधिकारी बनता है किसका? राजेंद्र प्रथम का। और चेर पांड्य और श्रीलंका संघ को तोड़ने राजा धीराज की सफल रहा था, यानी कि चेरों के द्वारा, पांड्यों द्वारा, श्रीलंका के द्वारा, ये तीनों का एक संघ बना था। इन संघ को तोड़ने का तोड़ा किसने? राजा धीराज ने इस संघ को तोड़ा था। और इसके बाद उसने कल्याणी की पर विजय हासिल की थी। इधर अपने देख रहे हो, अपने को इधर कल्याणी है, तुंगभद्रा नदी के उधर वाले क्षेत्र कल्याणी पर भी क्या करेगा? ये अपना राज्य स्थापित करेगा और वहीं पर ये क्या करेगा? कल्याणी में ही अपना राज्याभिषेक करवा देगा, करवाकर विजय राजेंद्र की उपाधि धारण करता है, यानी कल्याणी के पर आक्रमण करके कल्याणी को हराता है और कौन सी उपाधि धारण करता है? विजय राजेंद्र की उपाधि धारण करता है। तो कल्याणी में अपनी राज्याभिषेक किसने करवाया था? राजा धीराज ने फर्स्ट ने। और वो कौन सी उपाधि धारण की थी? विजय राजेंद्र की उपाधि धारण करता है। और राजा धीराज ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, यानी कि ये हिंदू साहित्य, वैदिक साहित्य के अनुसार उसने क्या किया? अश्वमेघ यज्ञ किया था। अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है? एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है और घोड़े के ललाट के ऊपर एक ताम्रपत्र से लिख दिया जाता है कि जो जो जहाँ जहाँ ये राजा जाएगा, ये घोड़ा जाएगा, तो उस जहाँ उस वाला क्षेत्र ये किसके? उस राजा के अधीन होएगा और उधर हवन यज्ञ वगैरह चलता रहेगा। जब घोड़ा ये वापस घूम के आ जाता है तो उधर वाला क्षेत्र को क्या हो जाए? किसके अधीन माना जाएगा? उस राजा के क्षेत्र अधीन माना जाएगा। अगर घोड़े को किसी ने पकड़ लिया तो उस राजा से क्या करना पड़ेगा? उस राजा से युद्ध करना पड़ेगा। ये बड़ा नियम था। फिर ये चालुक्य राजा होता है। चालुक्य राजा उस समय चालुक्यों का राजा होता है। इधर चालुक्य, इधर कल्याणी वगैरह क्षेत्र में चालुक्य होते हैं। और चालुक्य के राजा होता है सोमेश्वर। सोमेश्वर होता है चालुक्य का राजा, सोमेश्वर, चालुक्य नरेश, चालुक्य शासक सोमेश्वर। सोमेश्वर के साथ ये युद्ध होता है कोप्पम का युद्ध। कोप्पम का युद्ध, चालुक्य शासक सोमेश्वर और राजा धीराज की मध्य युद्ध होता है कोप्पम का युद्ध। और कोप्पम के युद्ध में क्या करेगा? ये सोमेश्वर है, राजा धीराज को मार देगा। इसको किसको मार देगा? राजा धीराज की मृत्यु हो जाती है, यानी कि सोमेश्वर के आक्रमण के बाद क्या करेगा? ये कोप्पम के युद्ध में राजा धीराज को मृत्यु घाट सुला देता है, यानी कि उनकी राजा धीराज की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राजा धीराज का एक भाई होता है, यानी कि अनुज होता है राजेंद्र सेकंड, भाई होता है राजेंद्र सेकंड। राजेंद्र सेकंड भी उसी युद्ध में शामिल होता है, यानी कि कोप्पम के युद्ध में ही उसके भाई के साथ, राजा धीराज के साथ ही साथ में होता है। और राजा धीराज साथ इनकी मृत्यु हो जाती है, परंतु राजेंद्र सेकंड वो युद्ध में लड़ता रहता है। और इस लड़ाई में लड़ते लड़ते क्या होता है? सोमेश्वर की हार हो जाती है। क्या हो जाती है? सोमेश्वर की हार हो जाती है। और कल्याणी के चालू जो यानी कि ये कल्याणी के चालुक्य होते हैं, कल्याणी के चालुक्य सोमेश्वर की हार हो जाती है और सोमेश्वर वहाँ से क्या होता है? भाग जाता है, पराजित होकर भाग जाता है। और भागने के बाद और कोप्पम के युद्ध में ही राजेंद्र प्रथम यानी कि राजेंद्र सेकंड का राज्याभिषेक होता है। उसी के यानी कि कोप्पम के युद्ध के अंदर ही वो राजा बना दिया जाता है। राजा धीराज की मृत्यु हो जाता है तो राजेंद्र सेकंड को राजा बना देता था, यानी कि कोप्पम के युद्ध में राज्याभिषेक किसका कराया गया था? राजेंद्र सेकंड का राज्याभिषेक कराया था। इसने कोल्हापुर, इधर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है कोल्हापुर। कोल्हापुर में क्या करेगा? देखो, कोल्हापुर में जय स्तंभ स्थापित किया तथा परकेसरी की उपाधि धारण की थी। इधर कोल्हापुर वाला क्षेत्र है। कोल्हापुर क्षेत्र में परकेसरी की उपाधि धारण करता है, यानी कि उसने कोल्हापुर महाराष्ट्र में जय स्तंभ की स्थापना करता है, जय स्तंभ स्थापित करता है कोल्हापुर में।
और स्थापित करने के बाद उसने एक उपाधि धारण की थी, परकेसरी। यानी कि परकेसरी उपाधि धारण किसने की थी? राजेंद्र द्वितीय ने की थी। फिर क्या होता है, 1662 ईस्वी में चोल सेनाओं द्वारा कुंडल संगमम के युद्ध में सोमेश्वर को बिल्कुल ये पराजित करने के बाद क्या करेगा, ये बिल्कुल पराजित कर देता है किसको? कोपम के युद्ध में तो क्या होती है, हार हो जाती है और ये सोमेश्वर भाग जाता है। परंतु वह उसी युद्ध में राजेंद्र होता है सेकंड, राजेंद्र सेकंड होता है, वो इस चालुक्य शासक सोमेश्वर को हरा देता है, परंतु ये भाग जाता है। वहीं पर राजेंद्र का राज्याभिषेक होता है और फिर वह महाराष्ट्र के कोल्हापुर में क्या करता है, एक विजय स्तंभ की स्थापना करता है और वहाँ पर क्या उपाधि धारण करता है, परकेसरी की उपाधि धारण करता है। परंतु उसके बाद सोमेश्वर के और राजेंद्र सेकंड के मध्य एक और युग होता है, वो होता है कुंडल संगमम। कुंडल संगमम, कुंडल संगमम, कुंडल संगमम के युद्ध में, कुंडल संगमम के युद्ध में एक बार फिर सोमेश्वर क्या होता है, हार जाता है। क्या होता है, सोमेश्वर हार जाता है। तो राजेंद्र के बारे में इतनी ही जानकारी है। अब नेक्स्ट अपना शासक होता है राजेंद्र सेकंड के बाद वीर राजेंद्र। कौन होता है? वीर राजेंद्र। शासक बनता है वीर राजेंद्र। वीर राजेंद्र है वीर राजेंद्र ने एक उपाधि धारण करता है राजकेसरी। वीर राजेंद्र के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, परंतु इसकी थोड़ी थोड़ी जानकारी है कि उसने उपाधि धारण की थी राजकेसरी। ये राजेंद्र सेकंड का छोटा भाई था। ये क्या था, राजेंद्र सेकंड का ही क्या था, छोटा भाई था। यानी कि ये तीन बड़े थे, राजराजाधिराज, उसके बाद उसका भाई था राजेंद्र सेकंड और उसके बाद उसका भाई और आया वीर राजेंद्र। ये तीनों ही भाई शासक हुए थे। इसी काल में पश्चिमी चालुक्य नरेश सोमेश्वर बार बार हार जाता है। वो अपने अपमान और रोग से त्रस्त होकर वे क्या करेगा, ये अपने को दिख रही है तुंगभद्रा नदी, ये दिख रही है तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी में डुबकी लगा देगा। यानी कि वह अपने क्या करेगा, आत्महत्या कर देगा। यानी कि बार बार हार रहा हूँ, बार बार हारता हूँ, यानी कि अपमान सहन नहीं कर सकता और रोग से ग्रस्त हो जाता है, त्रस्त हो जाता है, और जिसके कारण वो तंगी आकर क्या करेगा, तुंगभद्रा नदी, इधर तुंगभद्रा नदी के अंदर क्या करेगा, अपनी डुबकी लगाकर ये लीला समाप्त कर देगा, अपनी आत्महत्या कर ली। फिर क्या होता है, वीर राजेंद्र ने तुंगभद्रा नदी के किनारे विजय स्तंभ बनाया था, और तुंगभद्रा नदी है इसके किनारे क्या स्थापित करा दिया था, विजय स्तंभ भी बनवाया था। फिर वीर राजेंद्र के बाद होता है अधि राजेंद्र। ये खूब सारे राजेंद्र हुए थे। अधि राजेंद्र, इस वंश के खूब राजेंद्र हुए थे। कभी कोई अधि राजेंद्र, वीर राजेंद्र, राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र सेकंड, कुलोतुंग राजेंद्र, ऐसे खूब सारे राजेंद्र हुए थे। तो अपने आगे का है शासक होता है अधि राजेंद्र। उसके शासनकाल में इसके शासनकाल में क्या होता है, जनता ने विद्रोह कर देते हैं और जनता ने ही इसको क्या करते हैं, मौत के घाट सुला दिया जाता है। यानी कि किस शासक के समय जन विद्रोह हुआ था, तो अधि राजेंद्र के समय क्या होता है, जन विद्रोह होता है, और जन विद्रोह होने के नाते जनता ने ही इसको मार देती है। जनता ने अधि राजेंद्र को मार देते हैं, यानी कि विद्रोह करते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, अधि राजेंद्र के बाद चोलों के वंशज, यानी कि चोल साम्राज्य के अंदर क्या उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध छिड़ जाता है, और ये जो उस समय विजयालय के द्वारा जो स्थापित चोल साम्राज्य थे वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और उसके बाद क्या आएगा, चोल चालुक्य साम्राज्य स्थापित होगा। ये कैसे होगा, देखो, राजेंद्र कुलोतुंग प्रथम, ये अब आएगा राजेंद्र कुलोतुंग। राजेंद्र कुलोतुंग प्रथम होता है, जो 1070 से 1120 तक, 1070 से 1120 ईस्वी तक अपना इसका शासन स्थापित होता है। तो ये राजेंद्र कुलोतुंग के बारे में देखो, ये इसके बाद क्या, इसके साथ ही क्या होता है,
चोल चालुक्य शासन स्थापित हो जाता है। चोल चालुक्य शासन स्थापित हो जाता है। कब से? राजेंद्र कुलोत्तुंग से ही ये चोल चालुक्यों का शासन स्थापित हो जाता है। चोलों के उत्तराधिकारी के लेकर युद्ध छिड़ गया था। इसके फलस्वरूप सिंहासन पर कौन बैठ गया? राजेंद्र कुलोत्तुंग फर्स्ट बैठ गया, शासन पर बैठ गया। और ये क्या करेगा? ये अपने आप को राजेंद्र का पोता बताता है। क्या बताता है? पोत्र, यानी राजेंद्र फर्स्ट का पोत्र बताता है। और राजेंद्र कुलोत्तुंग की माँ चोल राजकुमारी थी, उसकी माँ तो इसकी राजेंद्र कुलोत्तुंग की माँ तो थी चोल राजकुमारी और पिता था चालुक्य वंश का। तो एक नया वंश स्थापित हो जाता है, चोल चालुक्य वंश स्थापित हो जाता है। यानी कि उसकी माँ तो राजेंद्र कुलोत्तुंग की माँ तो होती चोल और इस पिता होता है चालुक्य। तो इन दोनों के मिलने से एक नया वंश की स्थापना होती है, चोल चालुक्य वंश की स्थापना होती है। उसने कितने वर्षों तक शासन किया था? लगभग इसने 50 वर्ष तक शासन किया था। और उसके बाद इसने कलचुरी के, यहाँ कलचुरी, इधर बादामी के पास ही कलचुरी के कलचुरी वंश के शासक होता है यशकर्ण देव। कलचुरी का शासक होता है यशकर्ण देव। अब ये यशकर्ण देव के साथ क्या करेगा? देखो, राजेंद्र कुलोत्तुंग फर्स्ट ने क्या करता है कि उसने अपने शासन में कलचुरी शासक होता है यशकर्ण देव तथा कलिंग नरेश अंतरवर्मन। कलिंग का नरेश, इधर ये कलिंग वाला क्षेत्र, वहाँ का शासक होता है अंतरवर्मन। दोनों को क्या करेगा? ये कुलोत्तुंग प्रथम हरा देगा। यानी कलचुरी शासकों को भी हराएगा, कलचुरी शासक यशकर्ण देव को भी हराएगा, और कलिंग का शासक होता है अनंत वर्मन। इन दोनों को ये क्या कर देगा? हरा देगा। और इसी के समय में श्रीलंका के राजा होता है, श्रीलंका वाले क्षेत्र में राजा कौन होता है? विजय बहु। ये बुरी बात है, विजय बहु होता है। तो ये राजेंद्र कुलोत्तुंग के समय विजय बहु ने श्रीलंका के क्षेत्र को अपने स्वतंत्र राज्य को स्वीकार, यानी कि उस समय चोलों का अधीन था, परंतु कुलोत्तुंग प्रथम इधर अभियान करता है कलिंग और कलचुरी वाले क्षेत्र में अपना अभियान करता, परंतु पीछे से विजय बाहु, यानी कि श्रीलंका का शासक होता है विजय बाहु ने, ये उसके लिए बुरी खबर है राजेंद्र कुलोत्तुंग के लिए कि उसने विजय बाहु ने अपना साम्राज्य स्वतंत्र करवा दिया। श्रीलंका को क्या करवा देता है? स्वतंत्र कर देता है और अपने अधीन कर लेता है। तो ये था अपने राजेंद्र कुलोत्तुंग। और राजेंद्र कुलोत्तुंग ने भी क्या किया कि अपने साम्राज्य को, अपने प्रशासन व साम्राज्य क्षेत्र में भू राजस्व के बारे में कार्य किया था। तो भू राजस्व निर्धारण करने के लिए उन्होंने भूमि का पुनः सर्वेक्षण करवाया था और एक बड़ा सा कार्य किया था। ये काफ़ी बार परीक्षा में आ चुका है कि उस समय क्या होता था, व्यापार करने के लिए बाधाएं थी, यानी कि वो जगह जगह पर चुंगियाँ लग रही थी और समुद्री किनारे होने के नाते वो तटों पर भी कर लिया जाता था, तट कर भी लिया जाता था। तो ये राजेंद्र कुलोत्तुंग ने सबसे अच्छा काम किया, व्यापार में बाधक चुंगियों व तटकरों को समाप्त कर देता है, पूरा समाप्त कर देता है। तो ये प्रश्न काफ़ी बार आ चुका है। तो चोल वंश का कौन सा शासक था जिसने चुंगियों को और तटकरों को समाप्त किया है? तो राजेंद्र कुलोत्तुंग फर्स्ट ने ये कार्य किया था। फिर अपने राज्य को ऐतिहासिक आर्थिक दृष्टि से बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया? चीन के ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार उसने चीन में भी लगभग 1077 ईस्वी में चीन में भी 72 व्यक्तियों का एक दूत मंडल चीन भेजा था। और उसके बाद उसने अपनी उपाधियां धारण की थी कटे कंड चोल, इनकी उपाधि थी कटे कंड चोल, मलेनाडु कोंडलम, मलेनाडु
मलेनाडु कोंड चोलम, अटपटा नाम है भाई। मलेनाडु कोंड चोलम, कोंड चोलन और शुगमत विर्त, शुगमत विर्त, शुगमत विर्त यानी कि करों को कम करने वाला, करों को हटाने वाला, करों को हटाने वाला, करों को हटाने वाला उपाधि धारण की थी शुगमत विर्त, शुगमत विर्त। कटे कोंड चोल, मलेनाडु कोंड चोलन, शुंग मत वीर्त यानी कि करों को कम, करों को हटाने वाला। ये उपाधि किसकी थी? राजेंद्र कुलोत्तुंग फर्स्ट की उपाधि थी। तो ये जो अपन चोल वंश यानी संगमकालीन शासक, करिकाल के बाद में फिर वापस आते 9वीं शताब्दी विजयालय से लेकर राजेंद्र कुलोत्तुंग यानी जब चोल और चालुक्य वंश का स्थापना होती है, उस वहाँ तक जो राज्य थे, जो शासक थे, उन शासकों ने क्या क्या कार्य किया, किस पर अधिकार किया, ये इस क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया था, इसके बारे में अपन अध्ययन किया था। उसके बाद अपन चोल चालुक्यों का वंशज का यानी कि आगे वाले शासकों का अब कल अध्ययन करेंगे। उसके साथ ही उनका चोल वंश का प्रशासन के बारे में, चोल वंश के कला व साहित्य के बारे में भी, मंदिरों के बारे में भी अपना अगला टॉपिक अध्ययन करेंगे। तो इस बीच अपना एक भाग लिया अपना चोल साम्राज्य के प्रमुख शासकों के का, और अब लेंगे अपने चोल चालुक्य वंश के शासकों का। तो ये आगे वाला टॉपिक चलेगा। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। और मरवन क्लासेस का वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम नए नए वीडियो बनाते रहे और परीक्षा के लिए उपयोगी यानी कि बच्चों के लिए भी जो कक्षा 10वीं 12वीं और 7वीं क्लास में भी, जो अब नया पैटर्न से सिलेबस आया उसमें 7वीं क्लास में भी ये चोल साम्राज्य के बारे में दे रखा है। तो 10वीं क्लास में भी है, 12वीं क्लास में भी है और 7वीं क्लास में भी है। उसके बावजूद जो प्रतियोगिता परीक्षा में अपना तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो भी ये वीडियो पूरा देखें और अपने साथ में नोट्स बनाते जाए, जिससे कि अपने को याददाश्त मजबूत हो। और सबसे पहले ये काम करना है कि अपने को मानचित्र के आधार पर पढ़ाई करनी है। किसके आधार पर? मानचित्र के आधार पर पढ़ना है कि मदुरई कहाँ है, तंजावुर कहाँ है, उरेर कहाँ है, गंगई कोंड चोलपुरम कहाँ है, वेंगी कहाँ है, बादामी, ये वाला अपने दिमाग में फिट हो जाएगा। और जब मानचित्र में पढ़ोगे चेर किधर है, पांड्य किधर थे, चोल कहाँ थे, ये सारे राष्ट्रकूट कहाँ थे, पाल वंश कहाँ था, ये इसके बारे में अपन मानचित्र के आधार पर पढ़ोगे तो याददाश्त अच्छी होगी। तो एक बार सभी को धन्यवाद, वेरी थैंक यू।